दोस्तों एक अच्छे लेवल का पेपर था हमारा टेक्स्ट कलेक्टर का जो हमारा पेपर था। यदि आपने सोल्व नहीं करा एक बार सोल्व जरूर करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए मिलने वाले हैं। जब आप हिंदी के करोगे उसका उत्तराखंड और जब जीएस में जाओगे आपको लगेगा कि हाँ एक पेपर था जो एक अच्छे लेवल का हमारा पेपर था। जितने भी हमारे पेपर होया करें किसी से भी संबंधित हो वो पेपर आप जरूर सोल्व करा करो, क्योंकि उससे ये पता चल जाता है कि हमारा आयोग किस किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो उसी पैटर्न पे अपनी तैयारी करते हुए चलो और वहीं से क्वेश्चन अपने आने निश्चित होते हैं। सही है, तो ये पेपर सोल्व करते हैं, इसमें अपने नंबर काउंट करना कितने नंबर बनते हैं। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। क्रिया से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्रिया भी क्या दे दी गई है हमारी, पहला दी गई है द्विकर्मक क्रिया, अर्थात इसमें दो कर्म है, तो दो कर्म तो बहुत दूर दूर तक नहीं है। उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया दिया गया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया हो जाना, ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ना द्विकर्मक क्रिया ना आपकी पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जो हम किसी दूसरे से करवाते हैं, जैसे दादाजी माली से पेड़ कटवाते हैं, तो वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होगी, अर्थात दूसरे से करवाना। तो तीनों ऑप्शन नहीं में कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी क्रिया इसमें, संयुक्त क्रिया है। इस तरह से आप छांट का क्वेश्चन भी कर सकते हो। क्रिया का मूल रूप सभी को पता है, धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में दिया गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था। कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1954 में की गई थी। और सर्वप्रथम ये किसे दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को सर्वप्रथम यह पुरस्कार दिया गया था, हिंदी साहित्य पुरस्कार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को यह पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया, तो बताना। यह दिया गया था आलोक पर्व के लिए। क्वेश्चन पूछा जाए कब दिया गया था, तो बताना आलोक पर्व के लिए 1973 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में अन्य चीजें जो आपको याद रखना कि इन्हें 1957 में पद्म पुरस्कार भी दिया जा चुका है, तो पद्म पुरस्कार भी ने मिल चुका है और हिंदी साहित्य का पुरस्कार भी ने आलोक पर्व के लिए मिल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना कि इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में अन्य चीजें जो आपको याद रखनी है कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम था बैजनाथ। बचपन का नाम बैजनाथ। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते इनके जन्म की। इनका जन्म कब हुआ, तो बताना 1907 उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1979 में इनकी मृत्यु हो जाती है उत्तर प्रदेश में। तो इनका संबंध कहां से होता है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। आपको याद रखना 1907 में जन्मे और 79 में अपना मर जाते हैं, कहां, उत्तर प्रदेश। दोनों ही कंडीशनों में उत्तर प्रदेश है। वास्तविक नाम क्या है, बैजनाथ है। इससे अलग आपको जो याद रखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को क्या बोला था, वाणी का डिक्टेटर बोला था। क्या बोला था, वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा बोला गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं आती हैं उनमें आपको याद रखना है, पहले इनकी रचना जाती है कबीर के नाम से। कबीर के नाम से इनकी रचना आती है। अन्य रचनाओं में जो आपको पता है, जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अशोक के फूल, इनकी ऐसी ऐसी रचनाएं महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया हमारा, कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है, कोई शब्द में। इतना कोई टाइम नहीं लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा होता है। सर्वनाम के बारे में जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्वनाम से। सर्वनाम अर्थात सबका नाम।
सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, जो सर्वनाम में संख्या होती है, तो बताना सर्वनाम की संख्या 11 होती है। सर्वनाम के भेद पूछे जाए कितने होते हैं, तो भेद 6 होते हैं। उसके बाद कारक में सर्वनाम के भेद, अगर कारक में पूछा जाए सर्वनाम के भेद तो 7 होते हैं, जबकि हमारे कारक 8 होते हैं। और सर्वनाम में पूछा जाए तो 7 होते हैं। तो कौन सा कारक यहां से हटा दिया जाता है, तो बताना संबोधन कारक का प्रयोग हम सर्वनाम में नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी है सर्वनाम के बारे में, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये पूछा गया हमारा बण विच्छेद से। और क्या पूछा, प्रश्न का सही बण विच्छेद क्या होगा, अर्थात जो प्रश्न शब्द है प्रत्यक्ष रूप से किस आधार से टूटा हुआ होगा। बात कर लेते हैं। देखो अब पे जो रे लगा हुआ है, आपको याद रखना जैसे एक शब्द होता है कार्य, तो इसमें जो रे ऊपर आता है, रे के 2 रूप होते हैं। याद रखना रे के कितने रूप होते हैं, रे के 2 रूप होते हैं, एक ऊपर जो आता है और एक नीचे, जैसे प्रेम आया है, एक ऊपर आया है। जब रे नीचे आता है पैरों में, अर्थात पदेन रूप होता है इसका, तो इसमें रे हमारा पूरा होता है, रे को हम इसी तरह से लिखेंगे। लेकिन जब हमारा रे सिर रूप में आता, ऊपर आता है, तो इस रे को हम आधा लिखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। रे के 2 रूप होते हैं। हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रे के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। और किस रूप में पूरा होता है, तो कहना पदेन रूप में पूरा होता है। तो अर्थात प्रश्न में पदेन रूप में दिया गया है, पैरों में दिया गया है, जबकि जिस पे लगा है वो आधा होगा। तो ये जो पै शब्द है हमारा, ये हमारा आधा होगा, और रे जो होगा हमारा, ये अब हमारा इस तरह से बनेगा। उसके बाद जो हमारा स है, ये तो हमारा खुद आधा बना हुआ है, और बचा क्या, न और ए आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में स्वर हमारे छुपे हुए होते हैं। अब आप देख लो सॉरी, कौन से ऑप्शन में ये दिए गए हैं। किसी ऑप्शन में नहीं दिए गए, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। बण विच्छेद है, आपको बताना है एक बण विच्छेद, कमेंट में बताना है, अच्छा सा है, आपको बताना है चंचल शब्द का बण विच्छेद। जल्दी बताना है कमेंट में क्या होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा, निम्नलिखित में से सुरसरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सुरसरी शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। आपको याद रखना है सुरसरी का हमारे जो शब्द होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो बताना भागीरथी, सुरसरी का ही हमारा पर्यायवाची होता है। उसके बाद होता है त्रिपथगा, त्रिपथगा। उसके बाद होता है मंदाकिनी। नेक्स्ट होता है आपकी, याद रखना, देव नदी, अर्थात देवों की नदी। उसके बाद होती है देव पगा, अर्थात देवों के पैरों से निकलने वाली। उसके बाद होता है विष्णु पदी, अर्थात विष्णु को पैरों से आने वाली। देखते हुए चलो, सब याद हो जाएंगे। उसके बाद देखो नदीश्वरी, अर्थात नदियों की ईश्वरी, नदियों में सबसे प्रमुख। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है भिक्षुपाग, भिक्षुपाग किसका पर्यायवाची है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अन्य पर्यायवाची जो आपको याद रखने, सुरसरी के स्वर्ग पगा, नेक्स्ट सुरधुनी, उसके बाद नेक्स्ट ध्रुव नंदा, और सबसे महत्वपूर्ण जो आपको याद रखना है अमृत तरंगिनी, गंगा तेरा पानी अमृत। तो सुरसरी किसके हैं, आपको बताना है, ये हमारी गंगा के पर्यायवाची हैं, जो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, जाह्नवी भी गंगा का पर्यायवाची। देख लो आप, इंपॉर्टेंट है,
स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कई बार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। भागीरथी, त्रिभद्रा, मंदाकिनी, देवपगा, विष्णुपदी, नदीश्वरी, भिक्षुका, ठीक है, गंगा, जाह्नवी, गंगा तेरा पानी अमृत अर्थात अमर तरंगिनी, उसके बाद ध्रुव नंदा, स्वर्णपगा और सूर्धनी, सब पर्यायवाची किसके हमारे जाह्नवी के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7, दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, जो सज्जन होते हैं उनका सभी लोग आदर करते हैं। देखो एक कोमा आया है, कोमे से पहचान सकते हो, लेकिन ये कोमा जो होता है ना, ये 100% सच नहीं होता, ये गलत करा देता है, पर कोई बात नहीं। देखते हैं, जो सज्जन होते हैं सभी उनका आदर करते हैं, ठीक है। जो सज्जन नहीं होते उनका आदर नहीं करते, इसका तो ये मतलब अर्थात एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, क्योंकि जो सज्जन होते हैं उन्हीं का आदर होता है, और जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो तो कौन सा हो जाता है, मिश्र वाक्य हमारा हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में जैसे इससे पिछला जो पेपर करा हमने, इसी का यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, और यहां से ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया हमारा, इसमें पूछा हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन पूछा है, कौन सा होगा। ये जो क्वेश्चन हमारा स्पर्श संघर्षी नहीं है, इसका अर्थ है उष्म संघर्षी। क्या है, उष्म संघर्षी बताना है, उष्म संघर्षी व्यंजन कौन सा होगा। तो उष्म संघर्षी व्यंजन हमारे कितने होते हैं, आपको याद रखना, ये होते हैं हमारे 4। कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, तो इनका क्रम भी याद रखना। सबसे पहला आता है हमारा बड़ा वाला से, उसके बाद दूसरा से, और उसके बाद तीसरा से, और लास्ट में आता हमारा है। तो स्पर्श व्यंजन तो नहीं पूछा था, उष्म संघर्षी है, याद रखना है, ठीक है। कितने होते हैं तो बताना, 4 होते हैं, चारों को लिख दिया गया है। इनके बारे में जो आपको याद रखना है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो बड़े वाले से का होता है हमारा तालु, नेक्स्ट मूर्धा होता है, उसके बाद हमारा दंत होता है, और जय होता है हमारा, जो हमारा है होता है, इसका क्या होता है, कंठ होता है। उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, उष्म संघर्षी के आपको याद रखना, क्वेश्चन यहां से बनते रहते हैं। उसके बाद जो हमारा है होता है, इसे क्या कहते हैं हम बताना, इसे कहते हैं हंस पद। हंस पद किसे बोला गया है तो बताना, है को हंस पद बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट इसे ही बोला गया है काकल्य ध्वनि। हंस पद और काकल्य ध्वनि किसे बोला गया है को बोला गया है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अन्य नाम इसका, इसे ही बोलते हैं स्वर यंत्र। क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र। इससे अलग जो आपको याद रखना है कि जितने भी हमारे चारों ये हैं उष्म संघर्षी व्यंजन, क्या है, ये हमारे चारों ही महाप्राण है। क्या है, महाप्राण है। जबकि जो हमारे तीनों सह दिए गए हैं, तीनों सह, ये हमारे अघोष होते हैं, जबकि है हमारा क्या हो जाता है, ये सघोष हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज थी इनके बारे में, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आता। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। उष्म संघर्षी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो हमारा दिया गया है, और इसमें पूछा गया है अब उपसर्ग लगाकर नहीं बना है। 4 ऑप्शन में किसमें हमारा अब उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, किसमें अब उपसर्ग हमारा नहीं लगा है। पहला अवगुण, अवधेश, अवकाश, अवनति। कौन से ऑप्शन में हमारा अब उपसर्ग नहीं लगा, तो बताना, अब उपसर्ग नहीं लगा हमारा अवधेश शब्द में, बाकी अन्य सब में हमारा लगा हुआ है। उपसर्ग के बारे में जो आपको याद रखना कि जितने भी हमारे उपसर्ग होते हैं सब क्या होते हैं, अभिकारी होते हैं, और शब्द हमारे सब क्या होते हैं, सब शब्द का एक अंश होते हैं, ठीक है, याद रखना। उपसर्ग के बारे में हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं तो बताना, 13 होते हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं तो संस्कृत में 22 होते हैं, और उसके बाद उर्दू में पूछे जाए तो बताना 19 होते हैं, सही है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जो हमारा दिया गया है। क्या पूछा गया है? पुल्लिंग शब्द बताना हमें, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पुल्लिंग शब्द, अर्थात जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है लिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। लिंग के बारे में पहले तो आपको ये याद रखना कि लिंग की पहचान किससे करते हैं। तो लिंग की पहचान होती है हमारी संज्ञा से। किससे होती है? संज्ञा से होती है। उसके बाद हिंदी में कितने भेद होते हैं? तो बताना लिंग के हिंदी में 2 भेद होते हैं। उसके बाद पूछा जाए संस्कृत में कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। हिंदी में जो होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, जबकि संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंलिंग होते हैं। बात कर लेते हैं जो शब्द पूछा गया हमारा पुल्लिंग। पहला दिया गया अहिंसा, अर्थात हो गई। उसके बाद दोष गुण, क्या दिया गया हमारा? पुल्लिंग शब्द है। अन्य सभी हमारे स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10वां, पानी पीकर घर पूछने का अर्थ बताना है। पानी पीकर घर पूछने का क्या अर्थ होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है आराम से सोचना, क्या ये दिया गया है? दूसरा विपरीत काम करना, या अनोखा काम करना, या काम निकलने के बाद सोचना। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। पानी पीकर घर पूछना या पानी पीकर जात पूछने का अर्थ क्या होता है? काम निकलने के बाद सोचना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जो हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द क्या है? जो दिया गया हमारा सौभाग्य, ये कैसा शब्द है? क्या ये देशज है, क्या ये तद्भव है, क्या ये आगत, आगत अर्थात विदेशी, या ये हमारा तत्सम है? क्या है हमारा सौभाग्य शब्द? तो आपको याद रखना सौभाग्य हमारा तत्सम शब्द है। तो सर इसका तद्भव क्या होगा फिर? तो बताना, इसका तद्भव होगा सुहाग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी छांटनी है, कौन सा हमारा शुद्ध रूप होगा? क्या लिखा है? अधिशासी लिखा है। कौन से शब्द का अधिशासी शुद्ध होगा? सब में अधिशासी ही दिया गया है। जब कभी भी ये तीनों से हमारे आ जाएं और आपको पहचानने के लिए आ जाएं, तो जिसे हम बड़ा वाला से बोलते हैं, ये हमेशा पहले आता है। ठीक है, ये इनके बाद में नहीं आता है, पहले ही आता है। ठीक है, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा, बाद में है। यहाँ ये गलत हो जाएगा, बाद में है। अब इन दोनों में हो सकता है, आप बताओ कौन सा होगा। इतनी ट्रिक तो आप हमेशा के लिए लगाए हुए रखना, जो मैंने बताया कि ये पहले ही आता है, बड़ा होता है, बाद में नहीं आता। कौन सा शुद्ध रूप होगा? अधिशासी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आएगा। ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, और क्या दिया गया है इसमें? लो, इसमें पूछ ली यौगिक शब्द की परिभाषा। हर एक एग्जाम में एक परिभाषा पूछी जाती है, इसमें पूछ ली यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं? अब देखो, पहले तो याद रखना क्वेश्चन पूछा गया है रचना के आधार पर हमारे शब्द भेद से, लेकिन यहां पूछ लिया जो हमारी यौगिक संज्ञा होती है वो क्या होती है। पहला दिया गया है जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हो, अर्थात अलग अलग जो शब्द होंगे उनके अर्थ निकलने चाहिए। चाहिए है सार्थक। जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द निरर्थक हो, अर्थात जिनका कोई अर्थ ना हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। निरर्थक वाला तो आप दोनों जगह से काट दो, निरर्थक तो कोई बनता ही नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं जो हमारा सी दिया गया है, जिन संख्याओं में न्यूनतम एक शब्द सार्थक। अब इनमें से आप लगाओ, आपको लगाना है अपने आप, या तो सी बताओ या आपका ए बताओ, कौन सा हमारा आंसर होगा। मैंने आपसे पहले बताया था कि पेपर अच्छा है, आप करोगे आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, और प्रैक्टिस सेट का ये फायदा होता है। बाकी आपकी मर्जी, दुनिया जैसा चलती है आप चल सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यौगिक शब्द की जो परिभाषा दी गई है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया हमारा बिल्कुल सही है। जिन संख्याओं के दोनों अर्थात भिन्न भिन्न शब्द क्या हो? सार्थक, जिनका एक अर्थ निकलता हो, वो हो। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, और क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें पूछा है, एक तो बताना है
निस्सीम जो दिया गया है और दूसरा उत्पत्ति। इनके विलोम शब्द पूछे, अर्थात जो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ दे दिया गया है, देखो निस्सीम यहाँ बताना है और उसके बाद उत्पत्ति के यहाँ बताने, अर्थात एक ही क्वेश्चन में दो विलोम शब्द पूछ लिए। इतना कोई चौंकने वाला नहीं, क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जामिनर का कैसे भी पूछ सकता है। तो पहला दिया गया है निस्सीम और उसके बाद उत्पत्ति। तो एक चीज, उत्पत्ति जो शब्द होगा हमारा क्या होगा इसका, और क्या होगा हमारा निस्सीम का। तो आपको याद रखना, जो हमारा निस्सीम होता है इसका विलोम शब्द क्या होता है, इसका विलोम शब्द होता है सीमित। क्या होगा, सीमित। और जो हमारी उत्पत्ति होती है उसका क्या होता है, कभी ना कभी नाश हो जाता है। तो जो दिया गया है सीमित और नाश, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जो हमारा दिया गया है, और इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है अभिजात शब्द का एक अर्थ पूछा है। क्या सूर्य है, क्या कमल है, या भोरा है, या पूज्य है। क्या शब्द होगा अभिजात का। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है अभिजात, आप कर भी सकते हो, रिपीट नहीं है क्वेश्चन, नए क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो अभिजात का शब्द होता है आपका ऑप्शन नंबर डी पूज्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है। किससे क्वेश्चन पूछा गया है, अलंकार से। बनते रहते हैं अलंकार से क्वेश्चन, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अलंकार के बारे में, समस्त कारणों के रहते, समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति ना हो, वहां पर अलंकार क्या होता है। अर्थात समस्त कारण, कारण बहुत है लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो पाया है, यह पूछा गया है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है। अर्थात जहां हम सोच के बस बैठे रहते हैं और करते रहते हैं, सोचते रहते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इसका अर्थ होगा। तो आपको याद रखना है ये हो जाएगा विभावना अलंकार, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात विशेष प्रकार की कल्पना करना, बस बैठे रहना, कारण हमारे पास है लेकिन हम फिर भी कार्य नहीं करेंगे, हम बस कल्पनाएं करते रहेंगे। तो कल्पनाएं किसमें होती है, विभावना अलंकार में। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलंकार के बारे में जो आपको याद रखना है, अलंकार से संबंधित, अलंकार का सम्राट किसे कहा जाता है, या अलंकार का बादशाह किसे कहा जाता है, या अलंकार का सुल्तान किसे कहा जाता है। तीनों नाम किसी भी नाम से आ सकते हैं, सम्राट, बादशाह, सुल्तान। तो ये बोला जाता है केशव दास को। किसे बोला गया है, आचार्य केशव दास को बोला जाता है। ठीक है, आचार्य केशव दास किस काल के थे, तो बताना। ये हमारे रीति काल के सबसे बड़े कवि थे। रीति काल के सबसे बड़े कवि पूछा जाए तो बताना केशव दास। और आपको एक चीज और याद रखना है कि अलंकारों का प्रयोग किस काल में हुआ था, तो बताना अलंकारों का प्रयोग रीति काल में हुआ था सर्वप्रथम। और अलंकारों का सम्राट, बादशाह, सुल्तान किसे बोला गया है, तो बताना ये बोला गया केशव दास को। जबकि अलंकार के बारे में अगर पूछा जाए, अलंकार की परिभाषा देने वाले व्यक्ति कौन थे, अलंकार की परिभाषा किसने दी है, तो बताना आचार्य दंडी द्वारा। आचार्य दंडी प्रसिद्ध कवि थे, आचार्य दंडी, इन्होंने अलंकार की परिभाषा दी है। और आचार्य दंडी की प्रमुख रचना आती है 10 कुमार चरित। किसकी रचना, आचार्य दंडी। आचार्य दंडी किसके दरबार में रहते थे, तो बताना नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में, उसकी शोभा बढ़ाते थे आचार्य दंडी। ठीक है, तो अलंकार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। अलंकार के पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं, जैसे अलंकार के पर्यायवाची होता हमारा आभूषण। आभूषण किसका पर्यायवाची है, अलंकार का। उसके बाद गहना, अलंकार, जेवर, पदक, सब किसके पर्यायवाची हमारे, अलंकार की पर्यायवाची है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, और क्या पूछा गया इसमें, इसमें पूछा गया हमारा 15 में सन्मति का संधि विच्छेद बताना है। क्या रूप होगा हमारा सन्मति का संधि विच्छेद। सन्मति अर्थात सत धन
मती हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और 18 पूछा गया हमारा पत्र लेखन से। और क्या पूछा गया है, निम्न में से पत्राचार के लिए, पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता? किसमें संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता, किस पत्र में? ऑप्शन दिए गए हैं, ज्ञापन पत्र, अनुस्मारक पत्र, अर्ध सरकारी पत्र या सरकारी पत्र। किसमें संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए में नहीं होता है, आपको याद रखना है। ज्ञापन पत्र में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। ठीक है, हर एक पेपर में पत्र लेखन से क्वेश्चन है, इसका यह मतलब है कि पत्र लेखन अपना 100% कंप्लीट होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, रचना दे दी कौन सी, विपात्र। और क्या पूछा गया है, विपात्र के लेखक कौन है? पहला दिया गया है गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर। तो विपात्र के बारे में बताना है। सॉरी, किनकी रचना है विपात्र? तो आपको याद रखना एक किसकी है, गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य इनकी एक पत्रिका भी आती है, बहुत महत्वपूर्ण है, और याद रखना हमारे एग्जाम में पूछा गई है, नया खून। नया खून किसकी पत्रिका है? तो बताना गजानन माधव मुक्तिबोध की। उसके बारे में, इनके बारे में याद रख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, तो बताना 1917। कहां हुआ था? मध्य प्रदेश में। मृत्यु कब हुई थी? 1964, मध्य प्रदेश में। तो जन्म और मृत्यु अर्थात इनका संबंध कहां से? गजानन माधव मुक्तिबोध का मध्य प्रदेश से है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो हमारे एग्जाम में पूछी भी गई है वो आपको याद रखना, जैसे आपने बहुत नाम सुना होगा, चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो बताना गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके बाद नेक्स्ट और भी आती है इनकी, जैसे शून्य रचना। नेक्स्ट विपात्र जो हमारे एग्जाम में पूछ ली गई है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है भूरी भूरी खाक धूल। भूरी 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 खाक धूल। ठीक है, तो इनकी रचनाएं हैं, आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन अपने बनते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है, गरम शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से हिंदी भाषा में आया है? गरम पूछा गया है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, ये आपके लिए गिव अवे है, आपका ऐसा कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, और आंसर देना कंपलसरी है, आपको जरूर देना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।